आवाज आ रही है। जी हाँ सर, हाँ आ सर रही आ है। जी सर। लकुली योग यूनिवर्सिटी के योगार कोर्स के ऑनलाइन लेक्चर में आप सभी योगी आत्माओं का स्वागत है। अपना टाइम 8:30 का है, तो 8:30 को लॉगिन हो जाना चाहिए। टेक्निकल प्रॉब्लम हो या यूनिवर्सिटी के ओर से लॉगिन होने में 2-3-5 मिनट लेट हो जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर रोज लेट लॉगिन करें। हमको तो 8:30 को आ जाना चाहिए कंप्यूटर पे या तो मोबाइल पे, और लॉगिन करके बैठ जाना चाहिए। तो कई लोग बहुत लेट आते हैं। अब ठंडी का मौसम है तो इसमें तो 8:30 बजे लेट नहीं है, गर्मी की बात है तो अलग है। अच्छा, हम पिछली बार कहाँ थे, कौन बताएगा? बायोलॉजिकल क्लॉक से शुरू करना है। ओके। पेज 77, चैप्टर 19। जी। सर पिछले दो सेशन का थोड़ा सा ब्रीफ अगर दे देते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल नहीं हुई और हम अटेंड भी नहीं किया था। रिकॉर्डिंग पिछली बार का आ जाएगा। ओके सर। हाँ, ठीक है सर। इसमें ये सब आ जाएगा। जी सर। कि हम इसमें हर बार रिवीजन करेंगे तो थोड़ा समय बिगड़ता है। अच्छा, बायो क्लॉक, इसको बोलते हैं जैविक घड़ी। घड़ी के बारे में तो आप सब लोगों को पता है, मैं चैप्टर को बाद में शेयर करता हूँ। पूरी दुनिया समय से चलती है। मनुष्य घड़ी मनुष्य ने घड़ी का आविष्कार किया, लेकिन कुदरत ने खुद ने अपनी एक घड़ी बनाई हुई है। और आपको पता है कि हर रोज समय पे सूर्योदय हो जाता है, सूर्यास्त हो जाता है। चंद्रमा अपनी कलाएं समय के अनुसार पूनम से स्टार्ट होती है तो अमास तक सब जगह आपको समय के नियम पालन आपको मिलेंगे। और ऐसे देखा जाए तो पूरा जो ब्रह्मांड है उसकी रचना जो है, ऐसे जो आपको दिख रहा है कि भाई मकान है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, मनुष्य है, वनस्पति जगत है, प्राणी पशु पक्षी, नदी तालाब, पर्वत, जो आपको दिख रहा है हकीकत में कुछ है ही नहीं, फिर भी हमको दिख रहा है। आप हर पार्टिकल को उसका टुकड़े करो, उसको छोटे छोटे पार्ट में बांटते जाओ। मान लो आपने लोहा लिया, लोहे को तोड़ो तो इसका पर्टिकुलर पार्टिकल आएगा आयन। अब आयन का एटम आया जिसके कारण वो सारे आयन इकट्ठा होते हैं तो हम उसको लोहा बोलते हैं। लेकिन वो आयन के पार्टिकल को भी तोड़ो आप, तो हर एक पार्टिकल, परमाणु जिसको हम बोलते हैं एटम, वो 3 हिस्से का बना होता है, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेंटर में होते हैं, और
इलेक्ट्रॉन इसके आसपास घूमता रहता है। उनकी कक्षाएं होती हैं। उनको घूमने का भी समय फिक्स रहता है, उसको इलेक्ट्रॉन को भी उनकी कक्षा के अंदर, जैसे पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती रहती है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन जो उसका सेंटर है जिसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, वो सेंटर के आसपास घूमता रहता है। वो वो भी समय के हिसाब से ही, पर्टिकुलर समय के हिसाब से ही चलते, घड़ी के नियमों का पालन करके वो घूमते रहते हैं। लेकिन इसमें जो लास्ट सर्कल जो होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, उसमें कक्षाओं में फिक्स होता है कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, दूसरी कक्षा में 4 रहेंगे, तीसरी में 8 रहेंगे, चौथी में 16 रहेंगे, पांचवी में 32 रहेंगे। नियम के अनुसार ही पूरी स्ट्रक्चर डिजाइन भगवान ने की हुई है। अच्छा, पार्टिकल को आप तोड़ो, पार्टिकल कहाँ से बने, क्या है वो? तो साइंस ने स्टडी किया और वो बोल रहे कि भी वो एक वेव है, यानी मोजा, गुजराती में बोलते हैं उसको मोजा। मोजा है। आप जैसे हम बोलते हैं तो आवाज के वेव निकलते हैं, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसी फ्रीक्वेंसी ज्यादा लंबी उतनी उसको दूर जाने की ताकत कम। जितनी फ्रीक्वेंसी कम, यानी उसकी वेव की लेंथ जो है, वेव लेंथ की लंबाई के ऊपर उसका पेनेट्रेशन होता है। जितनी छोटी उतनी उसकी पेनेट्रेशन करने की ताकत ज्यादा। तो एक वेव ही है और कुछ नहीं है। वेव में कोई सॉलिड मैटर नहीं होती है। सूर्य का प्रकाश आपके पृथ्वी पे आता है, आपने कोई ग्लास रखा है तो ग्लास के अंदर से वो प्रकाश निकल जाता है, पीछे आ जाता है। तो ये जो प्रकाश अंदर से बाहर निकल जाता है, तो वो भी एक प्रकार का वेव ही है और कुछ नहीं है। वेव में कोई मैटर नहीं होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सारे एक चौक्कस प्रकार के वेव ही है, और वही एक साथ जुड़ में रह के घूमते रहते हैं और फिर वो एटम बन जाता है। ऐसे देखो तो एटम में कुछ है ही नहीं। ईश्वर की ये करामत इतनी अद्भुत है, और ईश्वर को कैसे समझे, यही ईश्वर आपको पंच तत्व दिखाई दे। हमारा शरीर पंच तत्व का है, अग्नि, वायु, जल, भूमि, आकाश। आकाश क्या है? कुछ नहीं है, फिर भी उसका अस्तित्व है। इलेक्ट्रॉन ऐसे तो वेव ही है, वेव में कुछ नहीं है, फिर भी उसका अस्तित्व है। तो ये सारी सिस्टम, सारी पृथ्वी एक घड़ी के रूप में चलती रहती है, घूमती रहती है। तो ये बायो क्लॉक जो है, ज्योतिष के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से आप उसकी घड़ी देखो, तो हमारे पुरातन शास्त्रों ने ग्रहों के ऊपर एक पूरा शास्त्र है, और वो गिनती करके ये बता सकते हैं। कोई मशीन नहीं, कोई कैलकुलेटर नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं, पंचांग, उसकी गिनती होती है पंचांग को तैयार करने की। वो जो पढ़े लिखे होते हैं शास्त्री, वो लोग उसको बनाते हैं, हर साल पंचांग बनाते हैं। तो
ये पंचांग के अंदर वो लिखते हैं कि भाई इस दिन के इस टाइम पे वो ग्रह यहाँ होगा, यहाँ सूर्य का ग्रहण होगा इस दिन, ये देश में दिखाई देगा, ये देश में नहीं दिखाई देगा। समय के हिसाब से सटीक। ये अमेरिका वालों ने, नासा वालों ने तो अपने उपग्रह अवकाश में भेजे, बड़े बड़े टेलीस्कोप बनाए, गिनती कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर को सारा डेटा दिया, फिर वो गिनती करते 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 उन्होंने बताया कि भाई सूर्य का इतना व्यास है, यह पृथ्वी से इतनी दूरी पे है, ये चंद्र है, ये इतने समय में पृथ्वी के आसपास चंद्र घूमता है, पृथ्वी सूर्य के, ये मशीनों का उपयोग कर कर करके उन्होंने डेटा निकाला। लेकिन हमारे योगी लोगों ने कोई मशीन नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं, सिर्फ अपनी मेडिटेशन की तप के जरिए उन लोगों ने पूरे शास्त्र बनाए, और वो गिनती सचोट, 1 मिनट का अंतर भी आपको नहीं मिले, ऐसे सचोट। तो ये खगोलीय घड़ी है सारी। इसी तरह जितने भी, जो जो चीज में भगवान ने जीव डाला है, जैसे कि जीव जंतु है, छोटे से छोटा वायरस होता है, इससे बड़ा बैक्टीरिया होता है, इससे बड़ी फंगस होती है, इससे बड़े छोटे प्लांट होते हैं, इससे बड़े बड़े पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, फिर छोटे से खरगोश जैसे, चूहा जैसे प्राणी से लेके हाथी तक के प्राणियां, ये सब जहां जीव है, जहां आत्मा जुड़ा हुआ है, वहां बायो क्लॉक होती है। और बायो क्लॉक हर जिंदा चीज के साथ कुदरत ने उसको जोड़ के रखा है। ये बायो क्लॉक इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि हम उसको बहुत डिटेल में नहीं जा सकते। लेकिन हमको बायो क्लॉक हमारे जीवन में कैसे इफेक्ट करता है, उसको समझने का हमको प्रयत्न करना है। तो हर प्राणी बायो क्लॉक का गुलाम है, हर वनस्पति, हर प्राणी, हर जंतु, जीव जंतु सब उसके गुलाम है। उनको बायो क्लॉक के नियमों को फॉलो करना कंपलसरी है, इससे कोई व्यक्ति छूट नहीं सकता। तो बायो क्लॉक, बायो यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस जहां होती है, मेटल होता है, इसमें जीव नहीं है, ग्लास, इसमें जीव नहीं है। तो जहां जीव नहीं है वहां उसका कोई रिलेशन नहीं। लेकिन जहां जीव है वहां बायो क्लॉक होती है। तो बायो क्लॉक आत्मा के साथ रिलेटेड है, और वो पंच तत्वों के प्रकृति के नियमों को फॉलो करता है, बायो क्लॉक। अब बायो क्लॉक का सिंपल सा एग्जांपल आपको मैं दूं कि भाई कोई बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेता है तो उसको दांत भी मुंह में नहीं होते हैं। तो जन्म के 1 साल के अंदर उसको दांत निकालना है, वो प्रोग्राम है। ये बायो क्लॉक उसको समय पे दांत देना शुरू कर लेता है। अच्छा, 15 साल तक वो बच्चा बड़ा होता रहता है। 15 साल के बाद उसके शरीर में जुआनी आ जाती है, उसके मूछें निकलने लगती है,
दाढ़ी निकलने लगती है। तो बच्चा जन्म लेता है तब मूछ दाढ़ी नहीं होती, लेकिन वो उसको वेट करना पड़ता है 12-15 साल, तब जाके उसको मूछ निकल जाती है। ये बायो क्लॉक ने फिक्स किया है कि वो समय पे वो होना ही है। अच्छा, 15 साल में जवानी आनी शुरू हो जाती है। 50 साल 60 साल के बाद जुआनी डाउन होने लगती है, बाल सफेद होने लगते हैं, उसके चेहरे पर करचली आनी शुरू हो जाती है, बुढ़ापा दिखने लगता है। और 100 साल होते होते उसका शरीर एकदम कुदरत वीक करने लगता है। इस समय के नियमों का पालन उसको करना है। कोई ऐसा बोले कि भी मेरी मूछ निकल गई है, अब मुझे वापस डालनी है, नहीं डाल, तो वो नहीं हो सकता। घड़ी क्लॉकवाइज ही आगे चलती है, वो पीछे कभी नहीं हो सकती। जो निकल गया निकल गया, आप रिवर्स नहीं कर सकते कभी। तो हर जिंदा चीज, चाहे वनस्पति हो, पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, इवन बैक्टीरिया वायरस हो, सबको ये बायो क्लॉक के नियमों का पालन करना पड़ता है। और वो बायो क्लॉक का जो नियम होते हैं वो प्रकृति की परिस्थिति के हिसाब से वो डिजाइन होते हैं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। गुजरात में नल सरोवर के साइड में आप जाइए, खंभात तक, अपने माइक ऑन मत कीजिए, वो म्यूट ही रखिए। जब बोलने का हो तभी आपको माइक को टच करना है। तो भाल प्रदेश एक है। भाल प्रदेश में गेहूं होते हैं, गेहूं, बालिया गेहूं कहते हैं उसको, बालिया गेहूं। अच्छा, वो जब खेतों में बोए जाते हैं तो उनको पानी की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने आप ही, खेडूत को कुछ करना नहीं है, जमीन में बो डालना है, जमीन के अंदर जो मॉइस्चर है उससे ही वो उगते हैं। और उसकी हाइट जो होती है वो करीब 1 फीट 1.25 फीट, इससे ज्यादा नहीं होती है। ये 3-4 महीने 5 महीने तक वो, 3-4 महीने तक वो धीरे 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 बड़े होते जाते हैं। उसको पानी की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ जमीन के बेज से उगते हैं। 3 महीने के बाद उसके ऊपर फूल आता है, फिर वो गेहूं के दाने बैठ जाते हैं। तो उसकी लाइफ हो गई 3 महीना, एवरेज 3 साढ़ा 3 महीना। अब उसको क्या हुआ कि भाई 2 महीना तो उसको पहले अपने ग्रोथ करना है, फिर लास्ट महीने में उसको गेहूं बनाना है। एक बार गेहूं लग गए, अब आप उसको खाद और पानी देते रहो, वो जिंदा नहीं रह सकते, उसको मरना ही है, वो जिंदा नहीं रह सकते। उसकी लाइफ, बायो क्लॉक उसको बोल रही है कि भाई अब तुम्हारा एंड है। तो समय का प्रबंधन जो है ना, वो बायो क्लॉक उसके साथ लगाता है। अब ये गौ जो है, गेहूं,
वहां जो भाल प्रदेश में उगाए जाते हैं, वही बियारण आप जहां जो जमीन के अंदर इरिगेशन की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था हो, वहां आप लगाओ। तो वहां लगाने से बाल प्रदेश में क्या था, इरिगेशन नहीं थी, तो उसकी जो हाइट थी वो 1-1.5 फीट से ज्यादा नहीं हो सकती, 2 फीट ज्यादा से ज्यादा। मान लो उसको इरिगेटेड लैंड में आप लगा रहे हो, तो वहां एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। जो वातावरण में पहले होते थे, इसकी जगह यहाँ नए वातावरण में आए। आवाज आ रही है? ओके। मेरा वीडियो कई कई बार ऑफ हो जाता है। जी वीडियो जी। स्टॉप। ओके। सर आवाज भी नहीं आ रही अभी। आवाज, हाँ, ये मोबाइल बंद कर दूंगा। ओके। अब ये गेहूं आपने भाल प्रदेश में लगाते थे पहले, तो उसके एटमॉस्फेयर के हिसाब से उसकी हाइट और जो उसकी लाइफ थी, वो उसके हिसाब से बायोक्लॉक उसकी डिजाइन करता है। यही सीड आप इरिगेटेड लैंड में ले आओ और वहां आप उसको, एटमॉस्फेयर बदल गया, उसको पानी का सोर्स ज्यादा मिल गया, तो वो उसके हिसाब से, एटमॉस्फेयर के हिसाब से, नेचर कंडीशन के हिसाब से उसकी जो हाइट थी वो थोड़ी बढ़ सकती है, थोड़ी, पहली फसल में। दूसरी में और थोड़ी बढ़ सकती है। दूसरी बार वही बीज को वहीं लगाओगे तो, तीसरी बार लगाओगे तो और थोड़ी। तो बायोक्लॉक समय के हिसाब से चेंज होती रहती है। लेकिन जो जहाँ इरिगेटेड लैंड है, वहाँ पहले से दूसरे गेहूं लगा रहे फार्मर्स लोग, तो वो 4 फीट के हैं। तो 4 फीट वाले वो है, लेकिन वहां से आपने पहली बार जो लाके लगाए, तो वो 4 फीट वाले नहीं हो जाएंगे, वो 1 फीट वाले 1.5 तक हो सकेंगे, लेकिन 4 नहीं होगे। लेकिन वही बीज दूसरी बार लगाओगे तो 2-1.5 फीट वाला 2 फुट का होगा। फिर तीसरी सीजन में लगाएगा तो 2 वाला 2.5 तक जाएगा। तो बायोक्लॉक धीरे धीरे करके अपनी प्रोग्रामिंग में चेंज करता है। ये बायोक्लॉक की पैटर्न होती है। अच्छा, कई बार बायोक्लॉक अजायब बर्ताव करती है। जैसे बांस जो होता है, बांस, बांस एक ऐसा पौधा है, उसके उसकी डंडी को काट के आप लगाओ तो उसकी जो गांठ होती है, वहां से नया पौधा उग जाता है। अब मान लो आपके पास बहुत बड़ा बांस का पेड़ है। अब आपने इस साल थोड़े काट के लगाए, दूसरी साल थोड़े काट के नए लगाए, तीसरी साल लगाए, तो जो पहली साल लगाए थे वो बड़े हो गए होंगे। अच्छा, दूसरी साल लगाए तो इससे थोड़े, पहली साल वाले से थोड़े कम हाइट में होंगे। तीसरी साल लगाए वो इससे भी हाइट में कम होंगे। तो सबसे पहले जो लगाया वो बड़े हो गया होगा। लेकिन बांस में एक ऐसी बायोक्लॉक कुदरत ने सेट करके रखा है कि आपने बांस को कब लगाया है वो नहीं देखता नेचर, लेकिन 12 साल में एक बार जितने भी बांस के पेड़ है, सब में एक साथ फूल लग जाते हैं। देखो कैसी आश्चर्य की बात है कि भी पेड़ कब लगाया आपने, उसकी क्या उम्र है, इससे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन जितने भी पेड़ है, सब में एक साथ
12 साल में एक बार एक साथ, चाहे उम्र उसकी 5 साल हो, 10 साल हो, 20 साल हो, 25 साल हो, सब में एक साथ फूल आ जाते हैं। तो ये आश्चर्य का विषय है। ये बायोक्लॉक हम नहीं समझ सकते इसको। कुदरत का ये अजूबा है। इसी तरह मनुष्य के अंदर, आपको पहले मैं एक बार बताया था कि अंबाजी में चुनरी वाली माता जी रहती है। वो 12-15 साल की उम्र में थे, वो पुरुष थे, प्रहलाद भाई जानी नाम उनका था। वो हमारे नेटिव गांव है मानसा तालुका में, उनके पास के गांव, बगल के गांव के थे, चराड़ा गांव के नेटिव थे वो। तो माता जी ने उनको प्रसन्न होके आशीर्वाद दिया कि तुमको खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी दिन से वो पानी नहीं पीते थे, भोजन नहीं करते थे। करीब 90 साल जिए वो। 15 साल से 90 साल तक उन्होंने नहीं पानी पिया, नहीं भोजन किया। लेकिन बायोक्लॉक क्या करती थी कि भाई 15 साल की उम्र थी तो बच्चे थे, 25 साल के हो गए तो जुआन हो गए, मूछें आ गई, दाढ़ी हो गई, ऐसे बॉडी बिल्डर दिखते थे, भले भोजन नहीं करते थे, बॉडी बिल्डर दिखते थे। अच्छा, उम्र बढ़ती गई, 50-60 साल के हो गए तो फिर बुढ़ापा शरीर पे दिखने लगा, और 90 साल पहुंचे तो उसको अपना देह छोड़ देना पड़ा। किसने छुड़वाया? बायोक्लॉक ने। वो ऐसा बोलते थे जब जिंदा थे तब, मैं 500 साल जिंदा रहने वाला हूं। लेकिन मैंने उसी टाइम सोचा था कि भाई वो बच्चे थे तब जुआन दिखते थे, बुजुर्ग हो गए, बुढ़ापा शरीर पे दिखाने लगा। मुझे शंका हो गई थी कि 500 साल नहीं रह पाएंगे। वो समय के हिसाब से बायोक्लॉक उनको अपना रास्ता दिखा देगी। तो 92 साल के आसपास की उम्र में उन्होंने अपने देह को छोड़ दिया। भोजन की जरूरत नहीं थी, पानी नहीं पीते थे फिर भी। ये बायोक्लॉक करती है। अब बायोक्लॉक दूसरा क्या करती है? बायोक्लॉक ये भी करती है, समय के साथ आप जो समय पे जो काम करो, वो काम आपकी बायोक्लॉक याद रखती है शरीर की, और वो समय पे आपको वो काम याद कराती है। वो भी एक बायोक्लॉक का दूसरा काम है। मान लो आप हर रोज 5 बजे उठते हो, तो आपको उठने के लिए कभी अलार्म रखने की जरूरत नहीं पड़ती। 5 बजे आपकी आंख अपने आप खुल जाती है। जो लोग रात को 9 बजे 10 बजे सोने की आदत वाले हैं, 10 बजे नींद आ ही जाती है उसको, अपने आप आ जाती है। इसी तरह बायोक्लॉक आप जो काम जो समय पे करते हो, वो काम आपको याद रख के करवाती है। अब ये बायोक्लॉक ने मनुष्य को फंसाया है। मनुष्य बायोक्लॉक जाल में फंसा है। बायोक्लॉक ने मनुष्य को नहीं फंसाया है, मनुष्य बायोक्लॉक की जाल में फंसाया है। कैसे फंसा है उसको हमको देखना है। तो बायोक्लॉक क्या काम करती है? अब मान लो आप सुबह दोपहर शाम खाते हो, अपने वीडियो ऑन रखिए तो मुझे पता चले आप लोग क्या कर रहे हो। मुझे सुन रहे हो या दूसरा कुछ कर रहे हो, सिर्फ चालू रखते हो।
एक्सप्रेशन आपके सामने से आने चाहिए। इससे क्या होगा, फायदा आपका है, मुझे तो बोलना ही है। लेकिन जब कोई चीज विजुअल के साथ आपके माइंड में जाएगी, ऑडियो विजुअल के साथ, वो आपके माइंड में फिक्स हो जाएगी, आपको फिर याद रखने की बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए जूम मीटिंग में वीडियो ऑन रख के ही सुनना चाहिए। आपको फिर बार बार पुस्तक को रिफर करने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि ऑडियो विजुअल के साथ दोनों साथ में जब माइंड में जाते हैं तो हमारी मेमोरी उसको जल्दी एक्सेप्ट करती है, उसको याद रखती है। अब देखो, बच्चों को कोई फिल्म के गीतों याद रखने के लिए बोलना नहीं पड़ता है, वो अपने आप रख लेते हैं। लेकिन पुस्तक को बोलो भी ये पाठ याद कर, तो याद बार बार पढ़ता है, फिर भी याद नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? इसका कारण ये है कि जो पढ़ने में आपको विजुअलाइज नहीं होता है। विजुअलाइज के साथ कोई चीज पढ़ते हो ना, तो वो आपको याद रह जाती है। अब बायो क्लॉक क्या करती है, कैसे सेट होती है, उसके आपको एग्जाम्पल देता हूं मैं। हर व्यक्ति सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाता है, ज्यादातर लोग। अब आपको एक प्रयोग करने का, रात को 10 बजे सोने जाओ, तो आपको 1 बजे का, रात को 1 बजे का अलार्म रख के सोने का, आपको उठाने के लिए। अब रात को 1 बजे आप भर नींद में हो, गाढ़ निंद्रा में हो, आपने अलार्म रखा है, तो अलार्म तो भूल नहीं जाएगा, वो तो 1 बजे आपको उठाएगा। 1 बजे आपको उठाया अलार्म ने। अब आपके आंख में नींद है, फिर भी आपको उठना है। आपको उठ के क्या करना है? सीधा किचन में जाना है। अब किचन में तो क्या है, नाश्ता पड़ा ही है, कुछ ना कुछ तो डब्बे में होगा ही। कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके घर में नाश्ते न हो। कुछ न कुछ खाखरा बिस्किट, या रात को खाने के टाइम जो बच गया है, वो जो भी पड़ा है। आपको रात को 1 बजे भूख नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है? थोड़ा खाना है, खा के आपको सो जाना है। अच्छा, दूसरे दिन वही रिपीट। 1 बजे अलार्म रखने का, सो जाने का, आधी रात को आपको उठाए अलार्म, आपको उठना है, किचन में जाना है, जो पड़ा है थोड़ा नाश्ता करना है, सो जाना है। आपको 5 दिन ये कंटिन्यू करना है। अब 5 दिन के बाद आपको अलार्म रखना नहीं है। 1 बजे आपकी बायो क्लॉक आपको उठाएगी और भूख भी लगाएगी, पेट में भूख लगी है। समझ में आ रही है? ये बायो क्लॉक काम करती है। अब रात को 1 बजे हर रोज आपको, भले आप 11 बजे सोए होगे, तो भी 1 बजे आपको उठाएगी बायो क्लॉक, आपको भूख लगाएगी, आपको भोजन करना ही पड़ेगा। इसको हम व्यसन भी कहते हैं। दुनिया के जितने लोग बीमार हैं ना, ये यही कुदरत की बायो क्लॉक के कारण बीमार है। क्यों है वो भी देखो। क्योंकि आप समय पे खाते रहते हो, समय पे भूख लगती रहती है, शरीर को जरूरत हो या न हो। और आप समय की भूख को शरीर की भूख मानते हो और खाते रहते हो,
शरीर को जरूरत नहीं है फिर भी दुनिया के 90 नहीं 99% लोग इस समस्या से फंसे हैं। अच्छा, बायोक्लॉक दूसरा कैसे काम करता है और मनुष्य के शरीर में करता है ऐसा नहीं है। आपको एक दूसरा प्रयोग करना है। आप जो सोसाइटी में रहते हो वहां गाय आती होगी। आपको क्या करना है, सुबह 9 बजे घर में से रोटी लेके बाहर निकलना है। घर में जो भी खाना बचा है वो लेके बाहर निकलो। आपकी सोसाइटी में जो गाय हर रोज आती हो उसको आप बुलाओ आपके घर के दरवाजे आगे। आप उसको आप खिला दो। दूसरे दिन 9 बजे आपको घर से बाहर निकलना है, वही गाय को बुलाना है आपके घर के आगे, आपको खिला देना है। तीसरे दिन भी वही 9 बजे ही निकलना है, वही गाय को बुलाना है, खिला देना है। चौथे दिन आप काम में भूल गए, वो गाय आपके दरवाजे पे आ जाएगी। अच्छा, घड़ी देख के आएगी क्या? घड़ी देख के आएगी? कौन बुला लाया? दिमाग की घड़ी, नेचर के साथ जुड़ी हुई है वो घड़ी। उनको पता चल गया यहाँ खाने का समय हो गया, 9 बजे आ जाएगी। अच्छा, अब गाय को आपके घर 9 बजे आने से रोकना है, बंद करना है, तो क्या करना पड़ेगा? मारने का या खाना देने का बंद करने का? क्या करोगे, मारोगे या? खाना देना बंद करना है। मार नहीं सकते, मारोगे तो पाप लगेगा। हाँ। 32-33 करोड़ देवता का वास है गाय के अंदर। मारना नहीं है। आपको क्या करना है, 9 बजे गाय रोटी खाने के लिए आए तो आपको छुप नहीं जाना है। आप ऐसा मानो कि मैं छुप जाओगी तो वो बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना। आप छुप जाओगे, मुंह नहीं दिखाओगे, तो गाय को ऐसा लगेगा ये बहन या भाई बाहर गाँव गए लगे लगते हैं, इसीलिए वो हर रोज धक्का खाएगी। आपको मुंह दिखाना है, रोटी नहीं खिलानी है। उसके आगे जाके खड़े रह जाने के है, ऐसे अदब लगा के उसके सामने देखते रहने का, रोटी नहीं देने का। 2 दिन आप ऐसा करोगे, गाय 9 बजे आएगी आपके दरवाजे, आपके सामने आके खड़ी रहेगी, आपको बाहर आके उसके सामने आपको भी खड़ा रहना है, रोटी देनी नहीं है। 2 दिन आप नहीं दोगे ना तो गाय को ऐसा लगेगा ये भाई की या बहन की दानत लगती नहीं है खिलाने की। फिर धीरे धीरे वो अपने आप बंद हो जाएगी। अब गाय को 3 दिन या 4 दिन आप टाइम पे रोटी खिलाते हो तो गाय रोटी खाने के लिए आ जाती हो, तो आप आपकी पेट की बिल्लियों को टाइम पे खिलाओगे तो आपकी पेट की बिल्लियां बोलेगी या नहीं बोलेगी? बोलेगी, और सबको बोलती है। समय होते ही बिल्ली बोलने शुरू हो जाती है। अब बिल्ली को बंद करनी है, क्या करोगे? मारने का? अपने आप को मार सकते हो, गाय को नहीं मार सकते। बिल्ली को मार नहीं सकते, मारना नहीं है। आपको क्या करना है, खिलाना नहीं है। खाने के बदले पानी पीना। हाँ, कई लोगों की बिल्ली बहुत ऊंचे आवाज वाली होती है, कारा रोर कर ना खाए तो। ऊंचा आवाज करे बिल्ली तो भी खाना देना नहीं है, उसको 2 गिलास पानी दे देना है, मटके का पानी दे देने का। लो, बूम पाड़ो तो पानी मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। 3 दिन आप पानी पिलाओगे बिल्ली को, पेट की बिल्ली को, तो बिल्ली भी सोचने लगेगी बूम पाड़ पाड़ के थक गए, पानी के बिना कुछ नहीं मिलता।
वो भी बेचारी बंद हो जाएगी। अच्छा, आपको भूख कब लगनी चाहिए? शरीर में स्टॉक खाली होने के बाद या समय पे? खाली होने के बाद। और एक्चुअली खाली सबको कब लगती है? समय पे। समय पे। अब यहाँ देखो पूरी दुनिया में कॉन्ट्रा कैसा चल रहा है। दुनिया के सारे डॉक्टर्स बोलते हैं समय पे खाया करो। क्यों कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम भी बायो क्लॉक के अकॉर्डिंग सेट हो गई होती है। नहीं 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 नहीं, वो आपको एडवाइस देते हैं समय पे खा लेना चाहिए। उसके पीछे क्या मंशा है, आपको हेल्दी रखने की है या बीमार रखने की है? हमको ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब बोल रहे समय पे खा लेना चाहिए, डॉक्टर सही बता रहे हैं। और जितने लोग बीमार हैं ना, वो सर जब तभी मुझे तो। मिलने आते हैं मेरे सेंटर पे, तो पहला सवाल जवाब ये खुद ऐसा ही देते हैं, साहब मेरा खाने पीने का समय का ठिकाना नहीं, इसीलिए मैं बीमार हूं। देखो कितनी मानसिकता गलत घुस गई है। मैं ऐसा मानता हूं कि जो लोग समय पे खा रहे हैं वो बीमार है। क्यों? क्योंकि समय पे आप खाते रहोगे, समय पे पेट की बिल्ली बोलेगी, आप भूख मान के खाओगे, जबकि शरीर को जरूरत भी नहीं है। उस टाइम जरूरत है ही नहीं और आप खा रहे हो। अब बिना जरूरत, बिना भूख का भोजन करोगे तो जहर बनेगा। आयुर्वेद कहता है बिना भूख का भोजन, बिना प्यास का पानी, दोनों जहर है। समय पे खाना नहीं चाहिए। अच्छा, कई लोगों ने वो बायो क्लॉक को इतनी बढ़िया पर्टिकुलर टाइम वाली सेट करके रखी होती है, क्योंकि जो नौकरी करने वाले होते हैं ना, उनका फिक्स होता है, हाँ ये 1:30 बज गया, रिसेस, तुरंत डब्बा निकाल के बैठ के खाना खा लेने का। 4 बज गया, हाँ प्यून को बोल देना चाय ऑर्डर कर लो। जो जो काम आप समय पे करते हो, वो समय पे बायो क्लॉक आपको याद कराएगी, आपको भूख लगाएगी, शरीर को जरूरत न हो तो भी। मैं ऐसा मानता हूं जो लोग बहुत पर्टिकुलर टाइम पे खाने वाले होते हैं, उन लोगों की समस्या क्या हो जाती है कि जैसे टाइम हो गया, उनके स्टमक में रस आना शुरू हो जाती है, जठर में रस आनी शुरू हो जाती है। और उस टाइम वो कुछ नहीं खाते हैं तो उनके जठर में एसिड बढ़ जाती है। फिर वो एसिड खून में जाती है और मगज में चल जाती है, हेडेक होने लगती है, माइग्रेन जैसी बीमारियां हो जाती है। अच्छा, आपके स्टमक में रस कब आना चाहिए? टाइम पे आना चाहिए या आप खाना शुरू करो तब आना चाहिए? एक्चुअली तो खाना शुरू करे बाद खाना तभी हाँ आना चाहिए। खाना शुरू करे अब तभी भी आना आना चाहिए। चाहिए, लेकिन आपको समय पे आ जाता है, तो आपका स्टमक बायो क्लॉक में फंसा है, आपने उसको आदत डाल दिया। वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, भूख स्टॉक खाली होने के बाद लगनी चाहिए। अच्छा, आपने रात को भोजन खाया है, आपने भोजन खाया, वो स्टमक में जाएगा, स्टमक से छोटी आंत जाएगा, छोटी आंत से डाइजेस्ट होके खून में जाएगा। पूरी रात खुराक खून में आता रहता है। अच्छा, पूरी रात आप सामने काम क्या करते हो? आराम में हो, आप मेहनत तो करते नहीं हो। अच्छा, जो खुराक खून में आया, अब खुराक खून में आ रहा है,
आप आराम में हो, पूरी रात खुराक खून में आता जाता है, सामने खर्च नहीं हो रहा है, सोचो, तो आपका खून सुबह सुबह तक गाढ़ा हो जाएगा कि नहीं, ठीक हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि खुराक यूटिलाइज नहीं हो रहा है, खुराक आ रहा है, खून के अंदर मिक्स हो रहा है, तो खून गाढ़ा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, जाड़ू थई जाए लोही। अच्छा, खून ठीक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, लोही जाड़ू थई जाए, तो उसका साइड इफेक्ट क्या आती है? हार्ट अटैक। पता है ना, लोही जाड़ू थई जाए तो अटैक आवे। ऊपर वाले को पता है, ऊपर वाले को पता था कि मनुष्य हरामी रात को दबा के खाएगा, खा के सो जाएगा, सो जाएगा, पूरी रात खुराक जो खाया है वो खून में आ जाएगा, खून गाढ़ा हो जाएगा, हार्ट अटैक आएगा, मर जाएगा। तो ईश्वर ने मनुष्य मर न जाए इसके लिए व्यवस्था करके रखी। भगवान बहुत होशियार है कि भाई आप कहां गलती करोगे, इससे मुझे कैसे आप तुमको बचाना है। ईश्वर ने क्या किया, जो खुराक खून में आ रहा है उसमें जितनी जरूरत हो इतनी खून में रखता है। जितना एक्स्ट्रा खुराक आया वो खुराक का डब्बा भर के मालिये में रखने की व्यवस्था भगवान ने करके रखी। मालिया ऊपर होता है नीचे? ऊपर। 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 हमारे पाचन तंत्र में आप चित्र देखोगे तो जठर के ऊपर एक लाल कलर का लीवर होता है, बड़ी साइज का। तो पूरा खुराक जो खून में आया पूरी रात, जरूरत हो इतना रखा, बाकी जितना एक्स्ट्रा आया आपने खाया रोटी चावल। अब रोटी चावल सीधी लीवर में स्टॉक करने जाएगा तो जगह ज्यादा रोकेगा, तो उसको कॉम्पैक्ट करना पड़ता है। आप अलमारी में कपड़े ऐसे पकड़ के डुचा करके डालते हो या इसको घड़ी बंद फोल्ड करके व्यवस्थित रखते हैं तो ज्यादा समाते हैं ना? देखो भगवान यहाँ भी कितना ध्यान रखता है कि भाई आपने रात को रोटी चावल खाया, कार्बोहाइड्रेट्स खाया, तो भगवान ने पेंक्रियाज बनाया, पेंक्रियाज इंसुलिन बनाएगा, वो इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट्स को चर्बी में कन्वर्ट करेगा, उसकी साइज छोटी करेगा, कॉम्पैक्ट करेगा, फिर उसको लीवर में भेज देगा, स्टोरेज करेगा, तो लीवर में ज्यादा माल समा जाए। तो आपने पूरी रात जो खाया वो कहाँ चला गया? लीवर में, मालिये में माल। आपका लीवर चार्ज हो गया। रात का खुराक जो खून में आया था वो लीवर में चला गया, आपका खून गाढ़ा नहीं होता है, आप सुबह में उठ पाते हो। जिनके लीवर में पहले से एक्स्ट्रा माल रखने की जगह ही नहीं हो उसकी हालत क्या होगी? फैटी लीवर। नहीं नहीं, खून में जो रात घूमेगा को वो। खुराक खाया है वो लीवर में रात चला का, जाएगा हाँ, क्या? खून जाड़ा हो जाएगा। हाँ, खून खून में ही रहेगा क्योंकि लीवर में रखने की जगह ही नहीं है। हाँ, तो हार्ट अटैक आएगा फिर। हार्ट अटैक आएगा। आप सर्वे कर सकते हो, जितने लोगों को हार्ट अटैक आते हैं रात को 12 बजे से लेके सुबह 5 के बीच में ही होते हैं ज्यादातर। इसका मतलब क्या होता है कि रात को इन्हें जो खाया है वो खुराक खून में तो पहुंच गया, लेकिन खून में से जो लीवर में ट्रांसफर होना चाहिए वो हो नहीं पाया, खून गाढ़ा हो गया, अटैक आ गया। अब आपकी लीवर सुबह में बैटरी, आप लीवर उसको बैटरी कह सकते हो, बैटरी चार्ज हो गई या नहीं हो गई? हो गई। हो गई। अब सुबह में आपकी बैटरी फुल्ली चार्ज है, सुबह में भूख लगनी चाहिए आपको, नहीं लगनी चाहिए। फिर भी सुबह सुबह में बिल्ली बोल जाती है। सबको भूख लगती है कि नहीं लगती है? हाँ, एक और आदत तो बेन हो ना गई बोल है। रही है।
ना, एक आदत तो हो जाती है कि सुबह उठ के कुछ तो खाना है ऐसा। बात तो सही है। सुबह में आपकी बैटरी फुल चार्ज है तो आपको भूख लगनी चाहिए नहीं, फिर भी वो भूख लगा रही है। क्यों लगा रही है? क्योंकि आपकी बायो क्लॉक लगा बायो रही है। आपकी बैटरी खाली नहीं है फिर भी आपको भूख लग रही है। अब आप भूख शरीर की जी। मानते हो, एक्चुअली शरीर की भूख है ही नहीं। शरीर को तो स्टॉक पड़ा था, स्टोरेज है, फिर भी आप खा रहे हो। एक गलत है बिना भूख का। તો સર ઉપવાસ કર્યો હોય તો આગલા દિવસે ઉપવાસ હોય તો બીજે દિવસે સવારે ખાવું જોઈએ? हाँ, आपने रात को नहीं खाए तो सुबह में खाओ। स्टॉक खाली होने के बाद भूख लगनी चाहिए। स्टॉक है तो लगनी चाहिए नहीं, यहाँ लॉजिक यहाँ मैं समझाना चाहता हूँ। હમ. अच्छा, ज्यादातर बहनें जो घर पे रहती है वो लगभग एवरेज 12 बजे के आसपास खाना खा लेती है ज्यादातर। जो बहनें घर काम ही करती है, बाहर जाके कोई अपना नौकरी धंधा नहीं करते हैं, वो बहन घर में दोपहर को 12 बजे खा लेती है। शाम को 4 बजे चाय नाश्ता भी होता है और रात को भी खाना खाते हैं। वो ज्यादातर मैंने बहनों को देखा है। अच्छा, मान लो दिवाली का टाइम है, घर की सफाई का काम हाथ पे लिया है आपने। अच्छा, घर काम निकाला है, सफाई का काम चल रहा है, हर रोज 12 बजे खा रहे थे, लेकिन अब घर काम निकाला है, दिवाली का काम निकाला है, 2 बज गए खाने के। अब 2-2:30 बजे आपने भोजन किया। अब 2:30 बजे भोजन किया है, फिर भी 4 बजे पेट की बिल्ली बोलेगी। अब 2:30 बजे भोजन किया हो तो क्या 4 बजे बिल्ली बोलनी चाहिए? नहीं बोलनी चाहिए, फिर भी बोल जाती है, बोलने लगती है। 4 बजे चाय याद कराती है। बायो क्लॉक। अच्छा, रात को जो लोग दारू पीने वाले होते हैं उनको रात को दारू पीने के लिए क्या घड़ी देखनी पड़ती है? और ऐसे देखो तो घड़ी होती ही नहीं उन लोगों के पास। क्यों? क्योंकि पीने में बिक गई होती है। फिर भी समय होते ही उसको पता चलता है पीने का टाइम हो गया। घड़ी नहीं है फिर भी पता चल गया पीने का टाइम। हाँ, उस टाइम 6 बज गए, नस खींचने लगती है, चलो पोटली ढूंढ लो कहीं से। ये बायो क्लॉक करती है। अच्छा, आपके बच्चे मैदान में खेलने गए। अच्छा, जिस दिन वो ज्यादा खेलते हैं, ज्यादा भागम भाग करते हैं, वो शाम होने से पहले जल्दी आ जाते हैं घर पे और दौड़ते दौड़ते घर में आके बूम पाड़ते हैं, मम्मी ला भूख लग गई। ये सही भूख है। सही भूख के लिए कभी समय नहीं देखना पड़ता। सच्ची भूख स्टॉक खाली होने के बाद अपने आप लग जाती है। वो समय देख के नहीं लगती और लगनी ही नहीं चाहिए। आप लोगों को ये बात अपने आप को ध्यान में रख के आपको समय की भूख में से बाहर निकलने की कोशिश करनी पड़ेगी। जो लोग समय की भूख में से बाहर निकल गए वो योगी हो गए, और जो लोग समय की भूख पे खाते रहते हैं वो भोगी ही रहेंगे और महारोगी बन के मरेंगे। आपको अच्छी तरह जिंदगी जीनी है
दुनिया का कोई प्राणी टाइम देख के नहीं खाता। वो जब रियल भूख लगती है तभी भोजन ढूंढने निकलता है। वो कभी समय पे मारण नहीं करते, किसी को खाने के लिए नहीं निकलते। एक मनुष्य को ये पढ़े लिखे लोग ऐसा सिखाते हैं, समय पे खाया करो, समय पे खाया करो, आपकी बायो क्लॉक आपको भूख लगाती रहे, आप समय पे खाते रहो, आपकी शरीर को जरूरत हो या ना हो खाते रहो, और ओवर ईटिंग करते रहो, बीमार ही रहो। हमारी फाइल चालू रखो। बहुत बड़ी चीज है। સર હું એ જ કહેવા રહી હતી કે ડોક્ટર એટલે જ કહે છે ટાઈમસર જમવાનું, એમની ખાઈ દુકાન લો, ચાલુ રહે. समय पे खा लो। दुनिया का कोई प्राणी टाइम देख के नहीं खाता है। जब वो भूखा होता है तभी भोजन ढूंढने निकलता है, इसके अलावा कभी नहीं निकलता। मनुष्य को ही सिखाया जाता है समय पे खाया करो। तो आपको बायो क्लॉक को बंद करनी है। अब सुबह में आपकी बैटरी फुल चार्ज है, लीवर में स्टॉक पड़ा है। अब बैटरी खाली होने का समय सबका एक रहेगा या अलग अलग? अलग अलग। अलग अलग। जैसा काम करो वैसा खाली होगी। अच्छा, मान लो आप सुबह सुबह में 1.5-2 घंटा योगा, एक्सरसाइज, जिम, कसरत किया आपने, तो आपके 2 घंटा मजदूरी की तो आपकी बैटरी 8-9 बजे खाली हो जाएगी। आप फिर खाइए, कोई दिक्कत नहीं। पहले खाली करो। अच्छा, आप मोबाइल की बैटरी पूरी रात चार्ज करते हो, सुबह में आपको पता चल गया कि भाई मोबाइल की बैटरी 100% चार्ज हो गई है, ये मोबाइल फुल चार्ज है। मोबाइल की बैटरी 100% चार्ज है तो कोई अनपढ़ व्यक्ति भी क्या दोबारा सुबह में उठ के चार्जर भराएगा क्या? नहीं भराएगा। अनपढ़ लोगों को भी पता चलता है कि मोबाइल की बैटरी फुल चार्ज है, उसको और चार्जर नहीं लगाना चाहिए। और लगाएगा तो क्या होगा पता है? पीछे बैटरी फूल जाती है, सबको पता है। अच्छा, जिन लोगों के पेट फूल गए, बड़े बड़े हो गए, वो क्या हो गई? बैटरी फुल गई। शरीर की बैटरी फूल गई कि नहीं फूल गई? अच्छा, जो मोटे पेट वाले होते हैं ना, उनको आप पूछो कि इतना बड़ा कैसे हो गया, ऐसे तो कोई पूछता नहीं। लेकिन मान लो आपने पूछ भी लिया तो जवाब क्या मिलेगा पता है? मैं तो कुछ नहीं खाता हूँ, मैं तो कुछ नहीं खाती हूँ। जवाब तो ऐसा ही आएगा, मैं तो कुछ नहीं खाती हूँ। कुछ नहीं खाते हो तो इतना बड़ा कैसे हो गया? ये शरीर की बैटरी फूल गई है। अच्छा, भगवान भी बहुत होशियार है, ये रियल में बैटरी फूली है कि नहीं उसके भी सिग्नल देता है। पुरुष जो होते हैं ना उनको आगे फुलाता है और बहनों को पीछे फुलाता है भगवान। बहन को आगे फुला है ना तो मान लेने का चाहिए कि भी उसको प्रेग्नेंट होगी, तो वो बेचारी ऐसे कपड़ा रख के छुपाती रहती है, उसको शर्म आती है बाहर निकलने में। लेकिन पुरुष तो ऐसे कर करके घूमते रहते हैं जैसे प्रेग्नेंट हो, इसी तरह। रियल में कौन सी बैटरी है, बैटरी है या प्रेग्नेंट है, वो पता चल जाता है। पाछू। तो समय की भूख के शिकार बनते हैं लोग। अच्छा, समय की भूख लगे इससे नुकसान से बचना है तो दूसरा उपाय एक ही है कि समय पे आपको भूख लगे कोई बात नहीं, लेकिन उस टाइम आप जो भोजन करो
उसको चबा 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 कर रस करके पियो, खाओ मत। तो इससे क्या होगा, समय पे भूख लगी लेकिन आपने ओवर ईटिंग नहीं किया। बचने का एक रास्ता ये है कि भी मान लो समय की भूख लग जाती है तो आप चबा के खाओगे तो फंसोगे नहीं, रस होके जाना चाहिए। आपका आधा स्टमक मुंह की सलाइवा से भरना चाहिए और आधा भोजन से। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जो लोग सलाइवा पेट में डालने की तस्ती नहीं लेते हैं वो क्या करते हैं, डबल डोज करते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं, बिना चबाए खाया हुआ डाइजेस्ट नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन होता है, डबल डोज खाता है, फिर वो बीमार नहीं पड़ेगा तो क्या होगा। मैं तो कहता हूं समय पे भूख लगनी ही नहीं चाहिए, और इस समय वाली भूख न लगे इसके लिए अपने धर्म वालों ने, सब धर्म वालों ने हर हफ्ते एक दिन उपवास करने की व्यवस्था पहले के जमाने में दी थी कि आपने हफ्ता भर समय समय पे खाया लेकिन एक दिन ऐसा रखो जिस दिन आप खाना छोड़ दो तो जो थोड़ी बायो क्लॉक सेट हो गई है उसको भी आप तोड़ सको। और पहले के जमाने में तो समय का कोई ठिकाना ही नहीं होता था लोगों को भोजन का। सर ये तो आवाज नहीं अभी सुनाई दे रही। सुख सगवड़ हो गई है इसीलिए आप टाइम पे खा सकते हो, पहले के जमाने में नहीं था। तो आजकल जो लाइफस्टाइल की बीमारियां है ना, इसमें सबसे ज्यादा और सबसे भयंकर कोई समस्या है तो बायो क्लॉक की भूख। 90% लोग बायो क्लॉक की भूख के कारण बीमार है, मैंने देखा है। अब समय की भूख को बंद करनी है। अब आप मान लो आपने रात को भोजन खाया है, आप सुबह में भूख लगनी नहीं चाहिए, तो पहले तो सुबह सुबह वाली भूख को बंद करने के लिए आपको सुबह में उठ के पानी पी लेने का। 3 दिन आप पानी पियोगे, 3-4 दिन, तो धीरे धीरे सुबह वाली भूख अपने आप बंद हो जाएगी, अपने आप बंद हो जाएगी। तो पहले सुबह वाली टाइम वाली भूख को बंद करो। अच्छा, दोपहर वाली और शाम वाली जो भूख है वो भी समय पे तो लगनी ही नहीं चाहिए, उसको भी तो बंद करना पड़ेगा। अब दोपहर वाली समय की जो भूख है उसको कैसे बंद करें, क्योंकि सुबह में आपने भोजन नहीं किया है, दोपहर को तो भूख लगनी ही है, क्योंकि आपने खाया नहीं है तो दोपहर को भूख लगने वाली है, नेचुरली लगने वाली है और सही भूख लगने वाली है। लेकिन वो भी टाइम पे तो लगनी ही नहीं चाहिए, समय पे तो लगनी ही नहीं चाहिए। तो दोपहर वाली भूख को बंद करने के लिए आपको क्या करना है, समय पे नहीं खाने का, दोपहर को भी आगे पीछे करने का। मान लो आप हर रोज 1 बजे खाते हो और 1 बजे आपकी समय की भूख आपको लग जाती है, पेट की बिल्ली बोल जाती है 1 बजे हर रोज। तो आपको क्या करना है कि 1 बजे भूख लगे तो उस टाइम पानी पी लेने का और 2 बजे भोजन करने का। अच्छा, दूसरे दिन क्या करने का, 1 बजे की जगह 12 बजे खा लेने का। अच्छा, तीसरे दिन क्या करने का, 1 बजे खाने का, आगे पीछे करते रहने का। आप 4 दिन ऐसा करोगे ना तो आपकी पेट की बिल्ली कंफ्यूज हो जाएगी कौन से टाइम पे बोलूं। वो कंफ्यूज हो जाएगी, 12 बजे बोलूं, 2 बजे बोलूं, 1 बजे बोलूं।
पेट की बिल्ली को कंफ्यूज करो, वो समय सर पे। सॉरी, एक माइक ऑन है किसी का, और वो फ्लैश आपका हाँ स्क्रीन पे हाँ, नहीं हो रहा है, किसी और का भी फ्लैश आ रहा है। मैं बंद कर देता हूँ सबका। जी जी। तो ये समय वाली भूख जो है, बिल्ली जो है ना, वो आपको बहुत परेशान करेगी जीवन में। ये बायो क्लॉक की भूख। अच्छा, बायो क्लॉक और क्या करती है, आपकी लाइफ का स्पान भी तय करती है, आपकी उम्र को भी कंट्रोल करती है। हमारी पृथ्वी के ऊपर कई ऐसी जगह है वहां साल में 9-10 महीना बर्फ रहता है, जैसे उत्तर ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव है। अच्छा, विषुववृत्त का जगह ऐसा है कि वहां सबसे ज्यादा गर्मी भी पड़ती है, और साल के पूरे 365 दिन बारिश पड़ती है। ऐसे भी देश है इस दुनिया में। तो हमारा इंडिया जो है वो नहीं विषुववृत्त पे है, नहीं ध्रुव उत्तर ध्रुव पे है, बीच में है। अच्छा, विषुववृत्त पर रहने वाले लोग जो जंगलों में रहते हैं, आदिवासी लोग हैं, उन लोगों की आयुष 50-60 साल ही होती है। 50 साल से ज्यादा वो जिंदा नहीं रह पाते। हमारे देश में एवरेज आयुष 70 के आसपास है अभी। उन लोगों का 50 से कम, यानी 45-50 के आसपास होती है। अब मान लो आप वो विषुववृत्त में आदिवासी के घर जन्मा कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा आप लेके इंडिया ले आओ। अब आप यहाँ जो खा रहे हो वही खिलाओ, आप योगा कराओ, प्राणायाम कराओ, सब कुछ कराओ, आप जो खा रहे हो वो भी उसको खिलाओ। लेकिन क्या होगा पता है, वो जैसे 40 की उम्र का होगा, अपने बाल सफेद होने लगेगी, अपने चेहरे पे करचले आने लगेगी, बुढ़ापा दिखने लगेगा, और 45-50 साल में तो अपने आप खत्म हो जाएगा। वो बायो क्लॉक उसको मार ही गिराएगी, वो लंबा 100 साल नहीं जी सकता। अच्छा, वो वहीं से जो बच्चे आप इंडिया में लाए, मान लो कपल में आए हैं, तो यहाँ वो बड़े हुए, यहाँ के एटमॉस्फेयर में रहे, फिर वो नए बच्चे पैदा करे, तो जो नए बच्चे पैदा होंगे उनकी आयु 45-50 की जगह 5 साल या 7 साल और बढ़ सकती है, लेकिन वो 70-80 साल एक साथ नहीं आ सकते। तो उनकी 4-5 पीढ़ी जब जाएगी, तब जाके वो धीरे धीरे उसकी आयुष्य हमारी तरह 70-80 तक जा सकती है। पहले ही बच्चे में वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो बायो क्लॉक में फंसा हुआ है। तो बायो क्लॉक आपकी उम्र को भी कंट्रोल करता है। अच्छा, उम्र हमारी हमारे कर्मों के हिसाब से ही फिक्स होती है, वो भी बायो क्लॉक कंट्रोल करती है। हमने तो ऐसे ऐसे केस देखे हैं कि जो व्यक्ति की उम्र भगवान ने जो तय की है ना, उसको मारने के लिए कोई किसी को निमित्त तो बनाता ही है। चाहे बीमारी को निमित्त बनाएगा या एक्सीडेंट को भी निमित्त बनाएगा, कुछ ना कुछ तो निमित्त भगवान करता है, वो फिक्स है। ईश्वर का जो बुलावा होता है ना, वो निमित्त के आधारित पे होता है। हाँ, इंसिडेंटल कोई दूसरे को मार गिराए तो उनकी बाकी की जो आयु है वो उसको रीबॉर्न करने की भी नौबत आती है कई बार। ऐसा भी मैंने केस देखा है। हमारे एक 7 भाई है, हमारे सेंटर पे ही रहते हैं। उनके छोटे भाई थे,
वो भाई जब जन्म हुआ तो उसके नाक कान के पीछे एक छोटी सा घुंगड़ा लेके वहीं से रस्सी निकलती रहती थी, वो लेके जन्म लिया उन्होंने। बच्चा जब जन्मन तभी से यहाँ नाक के पीछे कान के पीछे था, वहीं से रस्सी निकलती रहती थी, वो पका हुआ रहता था, वो मिटता नहीं था। उनका मम्मी पापा उनको हर हफ्ते डॉक्टर के पास ले जाते थे, दवाई लगवाते थे, लेकिन वो मिटता नहीं था। बच्चा जब 3 साल का हो गया, समझदार हो गया, तब उन्होंने जब डॉक्टर के पास जाने का हुआ तो उन्होंने सामने से बोला कि तुम मुझे डॉक्टर के पास ये कान के पीछे जो गुमड़ा है वो मिटाने के लिए, दवाई के लिए ले जाते हो ना। तो उन्होंने के पेरेंट्स ने बोला कहा ये मिटता नहीं है, तू जन्मा तब से है। तो तब उन्होंने बोला कि ये तो मेरे जन्म की पिछले जन्म की निशानी है। मैं कलकत्ता की काली माता का मंदिर का ट्रस्टी था, पैसों का वहीवट मैं रखता था, मैं पैसा लेके बैंक में जा रहा था, लूटारुओं ने मेरा पीछा किया और पैसा लूटने के लिए उन्होंने मुझे गोली मारी, और ये गोली मेरे कान के पीछे लगी थी, उसका निशान है। मेरा जो आयुष्य था वो वहां खत्म हो गया, उन्होंने खून किया इसलिए। अब मेरे जो बाकी के जो 15 साल बाकी है, ये 15 साल के लिए मैं आपके घर आया हूं। ये 3 साल का छोटा बच्चा ने उनको बोला था, और उनके फादर ने, पेरेंट्स ने, सब लोगों ने जाके वो उनकी बातें सही थी या गलत थी वो चेक करके भी रखा था। और जब वो 15 साल की आसपास की उम्र हुई, तब अपने आप 3 दिन में, सिर्फ 3 दिन में उनके शरीर की सारी सिस्टम्स अपने आप धीरे धीरे होके बंद हो गई, और 3 दिन में वो एकदम नो, कोई प्रॉब्लम नहीं, शरीर एकदम तंदुरुस्त। 3 दिन में उन्होंने अपना देह छोड़ दिया था। ये भी रियल घटना है। और उनका सगा भाई हमारे साथ है। तो बायोक्लॉक यहां भी काम करती है। अच्छा, बायोक्लॉक का एक अद्भुत घटना यहां अभी थोड़े समय पहले न्यूज़पेपर में आई थी। भगवान ने जितने मनुष्य बनाए हैं, उनकी जो उंगलियों की जो फिंगरप्रिंट होती है वो कभी दूसरे के साथ मैच नहीं होती। 700 करोड़ लोग हैं हमारी दुनिया में, 700 करोड़ लोग हैं। आप 700 करोड़ की फिंगरप्रिंट चेक करो, किसी की दूसरे के साथ मैच नहीं होगी। लेकिन भगवान फिंगरप्रिंट में ऐसा क्या देता है, ये देखने का है। ये डिजाइन यूनिक है, दूसरे के साथ कभी मैच नहीं हो सकती। ये काफी चीजें बताती है, लेकिन हम उसको ढूंढ नहीं सकते, चेक नहीं कर सकते कि ये फिंगरप्रिंट क्या बता रही है। उसका साइंस पहले के जमाने में होगा, लेकिन आज उसके ऊपर बताने वाले लोग नहीं है। अब क्या हुआ मैं आपको बताऊं। थोड़े समय पहले एक लड़के के दोनों हाथ नहीं थे, उनके साथ कोई फायर का एक्सीडेंट हुआ था, तो दोनों हाथ पैर जल गए थे, तो काट दिए गए थे। अब ये बिना हाथ पैर का जिंदा रहता था। अब एक दूसरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और वो ब्रेन डेड हो गया, तो उनके फैमिली वालों ने पूरे शरीर को, ऑर्गेन को डोनेट कर लिया हॉस्पिटल को। तो ये यही बच्चे जिसके हाथ पैर नहीं थे, उसी उम्र वाला सामने बच्चा था, तो उनके दोनों हाथ, क्योंकि वो ब्रेन डेड था, हाथ अच्छे थे, तो डॉक्टरों ने उसके हाथ को काट लिया और जिसके हाथ नहीं थे उनके हाथ में लगा दिए, हाथ का ट्रांसप्लांट किया। अब 1 साल हो गया हाथ का ट्रांसप्लांट किए। अब जो हाथ नए लगाए, जो व्यक्ति ब्रेन डेड था, उनके हाथ में जो फिंगरप्रिंट होती है वो तो वही रहनी चाहिए पूरी जिंदगी, उसमें तो कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। लेकिन अद्भुत घटना क्या हुई कि जिनके हाथ में पैर लगाए
अब जिनके जो मर गया था उसके हाथ उनके हाथ में लगाए, जो जिंदा व्यक्ति था उसके हाथ में, शरीर में लगाए हाथ। तो जब हाथ में हाथ नए लगाए, ट्रांसप्लांट किए, तो मरने वाले व्यक्ति के फिंगरप्रिंट थे लगाए तब। लेकिन 1 साल के बाद जब वो फिंगरप्रिंट वापिस चेक किए तो वो पुराने जिसके हाथ लगाए थे वो बदल गए, और जिनके हाथ में लगाए थे जिंदा जो व्यक्ति थी, उनकी जो पहले हाथ कट गए थे, काट दिए थे, उनमें जो फिंगरप्रिंट थी वही फिंगरप्रिंट ये नए हाथ में उसकी डिजाइन में आ गए। कुदरत ये क्यों करती है? ईश्वर उसकी फिंगरप्रिंट में उसका भविष्य बताती है कि भाई तेरा जीवन है, तेरी आत्मा का ये है। भले हाथ तूने उनके लाके लगाए, लेकिन उसकी फिंगरप्रिंट तेरे काम नहीं आएगी। तेरे तो तेरी जो कर्म में कुंडली में लिखी हुई है वही तेरे फिंगरप्रिंट है। देखो, आदि व्याधि और उपाधि कहां कहां जुड़ी हुई है हमारे साथ। आप छूट नहीं सकते। आपने पिछले जन्म में, पूर्व में, भूतकाल में जो जो किए हैं सबका फल तुम्हारी कुंडली में लिखा है, आपको भुगतना ही है। ईश्वर कभी किसी को छोड़ता नहीं है। ये अभी रिसेंटली थोड़े समय पहले ही उसका न्यूज़पेपर में पूरा रिपोर्ट आया था। किसने पढ़ा था? जिसने पढ़ा हो, दिव्य भास्कर में था। गांधीनगर में रहता हूं तो वहां मेरे घर आता है, इसमें मैंने देखा था। ये जो लोग सुन रहे अपना मुंह नहीं दिखा रहे, किसी ने दिखा है तो अपना वीडियो ऑन करे। लोग હા सो સર गए અમે हैं क्या? વાંચ્યું હતું. વાંચ્યું તું કને વાંચેલું? જાગૃતિ બાર ભૈયા ત્યાંથી अच्छा, મારા जागृति में મિસ્ટરે आप વાંચ્યું હતું. आपने पढ़ा था वो? મેં નતું વાંચ્યું, મારા મિસ્ટરે વાંચ્યું હતું. हाँ, आपके मिस्टर ने पढ़ा था। એમણે મને વાત કરી હતી. ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? कि भाई जिसके हाथ कट गए उनके नसीब के हिसाब से उसकी फिंगरप्रिंट वापिस भगवान ने बना के रख दी, और जिनके हाथ लगाए थे उनकी फिंगरप्रिंट को वो मर गया तो उसके साथ वो भी छोड़ दी कुदरत ने। अद्भुत है। आप ईश्वर की लीलाओं को समझ ही नहीं सकते। तो ये बायो क्लॉक आपको समय पे उठाए, अच्छा है। बायो क्लॉक आपको समय पे सुलाए, अच्छा है। बायो क्लॉक आपको समय पे जो હિનાબેન काम करने તમારું हैं બંધ કરી दूसरे, દો પ્લીઝ. आपको जो जो काम दूसरे करने हैं वो काम याद दिलाए, अच्छा है। लेकिन समय पे आपको भूख लगाए, समय पे आपको चाय याद दिलाए, समय पे आपको सिगरेट गुटखा याद दिलाए, और समय पे आपको दारू याद दिलाए, वो गलत है। वो नहीं होना चाहिए। और जो व्यक्ति समय की भूख में से बाहर आ जाएगा उनके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, और खास करके शरीर में तो बिल्कुल नहीं आएगी। तो आप लोगों को समय की भूख में से बाहर आना है, और आपको एक ही हफ्ते में समय की भूख को बंद कर लिया या नहीं कर लिया, आप अपने अनुभव एक हफ्ते के पीछे, अगले हफ्ते शुक्रवार को, बुधवार को तो लेक्चर है, लेकिन मान लो बुधवार तक आपकी नई समय की भूख कंट्रोल हो गई, तो शुक्रवार तक तो हो जानी चाहिए। और आपको प्रयोग करके ये बंद हो सकती है, वो आपको प्रूफ करना है। हमने तो कर लिया है, लेकिन आप भी करो, हो जाएगा। और एक बार ये कर लिया आपने तो आप गंगा नहाए। बहुत
दुनिया के लोग जितने परेशान हैं वो बायो क्लॉक में फंसे हैं। समय पे चाहिए, समय पे खाना चाहिए, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो बायो क्लॉक ऐसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मेरे जो पुस्तक में जो जो बातें लिखी थी वो ये सब बातें थी जो मैंने आपको अभी बताए हैं। जो बातें नहीं थी वो भी मैंने इसमें बताए हैं। अच्छा, ये 20 नंबर का जो टॉपिक है, मानव शरीर की घड़ी का गुलाम, तो मैंने आपको ये बम्बू की बात बताई, आपको गेहूं की बात बताई, आपको ये जो विषुववृत्त के लोग जो होते हैं ना, देखो यहाँ चित्र में आपको दिखाई देते हैं। ये जो 40 साल की 45 साल की उम्र में वो मर जाते हैं बुढ़ा होके, उनकी हाइट भी छोटी होती है, 4 फीट ही होती है, 4 साढ़े 4 फीट के, इससे ऊंचाई भी ज्यादा नहीं होती है इन लोगों की। तो ये बायो क्लॉक वाले लोग वहाँ उन लोगों की हालत ऐसी है। और ये अंबाजी के जो चुंदरी वाली माता जी थी उनका फोटो यहाँ है, आपको जो चित्र में दिखाई दे रहा है वो। तो ये गब्बर में रहते थे। और यहाँ देखो बच्चा जन्म लेता है और बूढ़ा होके उसको मर जाना है, तो ये सारी बायो क्लॉक करवाती। हाँ, बायो क्लॉक को आप तोड़ सकते हो, योगी बन के तोड़ सकते हो। બીનાબેન તમને વારંવાર કે છે માઇક બંધ રાખો, બધાને ડિસ્ટર્બ થાય છે. तो आप योगी बन के बायो क्लॉक को तोड़ सकते हो। और जो योगी होते हैं वो जैसे भवनाथ तरेटी है गिरनार में, तो वहाँ जो अवधूत लोग होते हैं, तो अवधूतों के ऊपर ऐसा सर्वे हुआ था। एक बहन थी बड़ौदा की, वकील थी, लेकिन उन्होंने उन लोगों के ऊपर रिसर्च किया था करीब 20 साल। तो उनको 350 साल की उम्र के बाबा भी मिले थे गिरनार में, 350 साल के। तो वो लोग योगी होते हैं, वो लोग भोजन को कंट्रोल करते हैं, तप करते हैं, श्वास को कंट्रोल कर पाते हैं। और श्वास को जब कंट्रोल करते हो आप, यानी आप जितना श्वास धीमा स्लो लोगे, हम एक्चुअली क्या करते हैं, हर मिनट में 12 से 15 बार श्वास लेते हैं। आप कितनी बार श्वास लेते हो वो आप खुद काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने नज़र से काउंट करने जाओगे तो आप सही गिनती नहीं कर पाओगे। लेकिन सही गिनती कैसे होती है कि जब आप रात को सो जाओ, आपको आपकी पत्नी को या तो आपके पति को बोल के सोने का कि मैं जब गाढ़ निंद्रा में हूँ, तब आपको मोबाइल का ऑडियो रिकॉर्डर स्टार्ट करके आपको उसको मेरे नाक के आगे रखने का, और मैं पूरी 1 मिनट के अंतर में कितनी बार श्वास लिया छोड़ा वो उसमें आपको रिकॉर्ड में मिल जाएगा। आप जागरूक हो तो आप सही पता नहीं कर सकते। तो ये आपका रिकॉर्ड मिल जाएगा कि भी आप इतनी बार श्वास लेते हो छोड़ते हो। हाँ, मान लो उस टाइम आपको स्वप्न में कोई भयानक स्वप्न चल रहा होगा, तो उस टाइम आपके श्वासोश्वास फास्ट हो जाएंगे। तो वो अपवाद में कई बार होता है ऐसा। तो आपको एवरेज चेक करना है, तो आपको कम से कम 3 बार श्वास को रिकॉर्ड करने का, तभी एवरेज मिलेगा। और फिर आप प्रैक्टिस करो डीप ब्रीदिंग की, स्लो मोशन में धीरे धीरे श्वास भरो, धीरे धीरे छोड़ो। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि आपके श्वास का काउंट जब खत्म होता है तब आपकी मृत्यु आती है। तो जो योगी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आसन जय, वो लोग आसन के ऊपर विजय ले लेते हैं। तो एक ही आसन में महीनों तक बैठे रहते हैं, नहीं भोजन नहीं पानी, और श्वास भी आप उनके नाक के आगे ऐसे उंगली रखो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो श्वास ले रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा ये तो डेड बॉडी है, लेकिन वो जिंदा होते हैं। उसका हृदय भी धीरे धीरे चलता है, श्वास भी धीरे धीरे चलते हैं, और जिंदा शरीर रहता है उनका। जैसे मेंढक होता है ना, मेंढक जब बारिश में जब तालाब में आता है तो जीव जंतु खा खा के बहुत बड़ा हो जाता है, 1-1.5 किलो का।
जब बारिश चली जाती है तो तालाब की जो गीली मिट्टी है इसके अंदर 5-7 फीट जमीन के अंदर पहुंच जाता है, और वो जब अंदर जाता है तब 1 किलो का होता है। लेकिन वो पूरे साल वो फिर मिट्टी के अंदर ही रहता है, सुसुप्त अवस्था में रहता है। वहां वो श्वास भी धीरे धीरे लेता है, और जो खा के जो मोटा बन गया था 1-1.5 किलो का, वो धीरे धीरे शरीर में जो स्टॉक है उसको खर्च करता रहता है, और धीरे धीरे 1 साल में वो छोटा सा 200 ग्राम का हो जाता है, 100-200 ग्राम का। और फिर बारिश आती है, और जब तालाब में पानी बढ़ता है, वो पानी जमीन के अंदर नीचे पहुंचता है, क्योंकि वो जब गया था तो रास्ता करके गया था। वो पानी जब नीचे पहुंचता है तब वो उसको पता चलता है कि ऊपर पानी आ गया, तो वहीं से नीचे से वापस ऊपर आ जाता है, और फिर तालाब में जो जीव जंतु है वो खा खा करके फिर बड़ा हो जाता है। तो ये 9 महीना जमीन के अंदर सुसुप्त अवस्था में रहता है। उस टाइम वो कितना श्वास को स्लो, बिल्कुल बंद जैसा कर देता है, लेकिन उसका हार्ट चालू रहता है, वो मर नहीं जाता है। तो योगी लोग भी ऐसा ही प्रयोग करते हैं, अपने हार्ट को धीरे धीरे चलाते हैं, और बिल्कुल भोजन पानी के बिना एक ही अवस्था में लंबे समय पे रहते हैं। ये हठ योगी होते हैं सब लोग, जो अपनी कुदरत की नेचर की जो साइकिल है कि भी 100 साल जीना है, श्वास को आधा कर दिया तो 200 साल लंबा कर लेंगे। तो आप जितने अपने श्वास को कंट्रोल करोगे उतनी आपकी इंद्रियां भी आपके काबू में आएगी। आपका मन जो है वो इंद्रियों की गुलामी में से भी बाहर आ जाएगा। तो ये सारी आदि व्याधि उपाधि की जितनी भी समस्या है उसमें से बाहर आने के सारे रास्ते हैं। हमारे शास्त्रों ने जो जो बातें बताई है, योग योग विद्या में जो बताया है, तो ये सब अद्भुत है। साइंस के पास इसके लिए कोई जवाब नहीं है, उसको मेजर करने के लिए कोई मशीनें नहीं है। ठीक है। तो बायो क्लॉक का आज का जो टॉपिक था, इसके ऊपर आपको किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। ऐसे 1.5 घंटे की जगह ज्यादा हो गया, हमारा 10 बजने आया। सर जिसकी नियमित दिनचर्या होगी तो उसको भूख तो टाइम से लगी जाएगी। हाँ, लेकिन समय पे भूख मत लगाओ। उसके लिए आपको यही क्या ध्यान रखना है, समय पे मत खाओ। समय पे खाओगे तो बायो क्लॉक आपको फंसा लेगी, उसकी जाल में फंस जाओगे। हाँ, जब भूख लगे पानी पी लो। अच्छा, कई लोगों को जब खाते नहीं है ना तो हेडेक हो जाता है। हाँ, पेट में जी। एसिड आ जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है। उन लोगों को उस टाइम क्या करना है, भोजन नहीं लेना है, मटके का पानी लेना है। और मटके का पानी उसको ऐसे कटोरी में पानी लेके चम्मच लेके आइसक्रीम खाते हो इसी तरह पानी मुंह में रखना है, थोड़ी देर मुंह में घुमाना है, सलाइवा के साथ पीना है उसको। तो एसिडिटी उसको परेशान नहीं करेगी। जिन लोगों को एसिडिटी की समस्या हो, क्योंकि वो भूखे नहीं रह सकते। हाँ, तो और अकेले पानी ऐसा करने से भी उसको दिक्कत रहती है, तो थोड़ा गुड़ डाल दे वो, थोड़ा सा, थोड़ा मीठा पानी या तो गन्ने का रस या ऐसा मीठा फल वाला थोड़ा पानी पिए, लेकिन ज्यादा भोजन न करे। 4-5 दिन ऐसे पानी पे या जूस पे रहेंगे ना, और हो सके इतना खींचेंगे, तो धीरे धीरे करके ये एसिडिटी की समस्या में से बाहर आ जाएंगे। बोलिए, कोई किसी को क्वेश्चन? સર એવું એટલે જનરલી આપણે આ તમે કીધું એ બધું આપણે માનીએ ને એ પ્રમાણે કરીએ, પણ એક એવું હોય ને કે આપણું મન પણ હોય ને તો આપણે મન ક્યારેક થાય ને કોઈ વસ્તુ આમ જોઈએ તો ખાવાનું મન થાય ને ઓટોમેટિકલી એ સમયે તમારા મોઢામાં લાળ આવે કે તમારા नहीं नहीं મોઢામાં नहीं પાણી આવે. नहीं 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 नहीं, देखो बायो क्लॉक અને મન બે અલગ છે। હા પણ એટલે बायो મારે क्लॉक क्या करती है, टाइम पे आपको भूख लगाती ही है। ના એટલે आपने હું सोच, आप काम में होगे ना तो भी भूख लग जाएगी। હા अच्छा, मन से क्या आप सोचते हो, अरे वो पानी पूरी खा रही थी, जब आप सोचते हो तब आपको मुंह में पानी आता है, तो वो ये एक अलग प्रक्रिया हो गई। બટ એટલે એ ત્યારે તમારે એ ખાવામાં વાંધો નહીં ને તબ આપ नहीं खा सकते हो नहीं, ना. देखो, लेकिन आपने मन से सोचा और आपको इच्छा हो गई, तो आपका मन आपकी इंद्रियों की गुलामी कर रहा है।
कभी कभी तो हो जाता है ना, कुछ नहीं हो याद। जाए नहीं चलेगा ना। आप ऐसे इंद्रियों की गुलामी करोगे तो हर जगह फंसोगे। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। मनुष्य है हम, अब प्राणी पक्षी थोड़ा है नहीं, देख के वैसे लालच में आ जाए। हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसे नहीं ही नहीं आ नहीं, जाता है देखो कुछ मैं याद। यही तो आपको बताना चाहता नहीं, हूँ स्वाद कि स्वाद की आप रिमेम्बर। लोगों को क्या इंद्रियों की गुलामी करनी है या गुलामी से बाहर निकलना है? कोशिश तो गुलामी नहीं करने की है, लेकिन नहीं अगर कोशिश नहीं, आपको निकलना ही पड़ेगा। इसीलिए तो ये योगाहार के कोर्स में आए हो। आपके नसीब में है निकलने का, सबके नसीब में नहीं है। तो आप पहला तय कर लो भी मैं गुलामी में रहना नहीं चाहती हूँ, मैं बाहर निकलूंगी। तो आप दूसरे कोई आसन योग दूसरा मत करो, लेकिन डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस बढ़ाओ। और हो सकता है तो आप माला शुरू करो। देखो 108 जो है ना, ये भी ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ है। अपनी पृथ्वी का सूर्य का अंतर 108 के गुणक के हिसाब से होता है। तो ये सब जगह 108 काम की चीज है। 108 100 नंबर ऐसा है। तो आपको क्या करना है, आपके जो भी इष्ट देव है उसका जो मंत्र है जाप, उसको स्लो मोशन में करना है, फास्ट नहीं। हाँ? कई लोग क्या करते हैं, ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय, ऐसा नहीं करना है। स्पष्ट उच्चार में आपको बोलना है। ओम नमः शिवाय, एक हुआ। दूसरा, धीरे, जितने स्लो मोशन में आप करोगे इतने आपके श्वास कंट्रोल में आएंगे, स्लो हो गए। ठीक है? तो आपकी इंद्रियों को कंट्रोल करने का ये रास्ता है। इसके साथ भक्ति भी हो जाएगी और आपके श्वास कंट्रोल में आएगी, आपकी इंद्रिया काबू में आएगी। तो ये माला बुरी चीज नहीं है। हाँ? लोग बोलते हैं क्या कर रहे हो, माला से क्या फायदा है, फायदा क्या है वो पता नहीं है तुमको। लेकिन जो लोग माला का सदुपयोग नहीं करते हैं उनको फायदा नहीं मिलता है। सिस्टम से करना है उसको। और आप जो चाहोगे, जिसके पास से आपको मांगना है, हाँ, तो आप जो इष्ट देव है उसके पास जो मांगना चाहते हो वो आप माला के जरिए उसकी और समय क्या होना चाहिए, सुबह 3 से 3 से लेके 6 के बीच में, सूर्योदय से पहले। ये जो प्राइम टाइम है ये भक्ति करने का, वो होना चाहिए। ठीक है? तो अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए, नहीं तो फिर यहाँ हम सेशन एंड करते हैं। सही समझ में आ रही है ना बातें सबको? हाँ सर, जी। थैंक तो यू। आप अगले हफ्ते मैं उम्मीद रखता हूँ सब बायो क्लॉक की बुक में से बाहर आओगे। हाँ, ये आपकी परीक्षा है, क्योंकि आपकी परीक्षा में सिर्फ थियरी अकेली क्वेश्चन नहीं होगे। हम आपकी ओरल थियरी भी लेंगे, परीक्षा लेंगे। और इसमें आपने क्या क्या किया है, आपने कितना कितना अपनी बॉडी को कंट्रोल किया है, कितनी इंद्रियां काबू में की है, ये सब आपको बताना पड़ेगा। और उसी के हिसाब से आपका मार्किंग होगा। क्योंकि आप कुछ कर रहे हो, हाँ, स्कूल में पढ़ रहे हो, पास नहीं हो तो कोई मतलब नहीं पढ़ने का। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी सबको। સર આજે 11 ના દિવસે તમે આ ટોપિક શીખવાડ્યો. આજ સવારથી અમે ખાલી પળાહાર જ કર્યો છે. ઇન્દ્રિયો बढ़िया। કંટ્રોલ લાવવાની કોશિશ. फलाहार भी छोड़ो, सिर्फ पानी पे रहो। ये હા भी એટલે प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट टाइम ऐसा એકદમ करो। ઓછું એક જ ટાઈમ ફળાહાર કર્યો છે. ओके, बढ़िया। હમ. हाँ, ठीक है। चलो तो सब को नमस्कार। अगले हफ्ते दोबारा मिलेंगे बुधवार को। अपने अपने हिसाब से आप लॉग आउट हो जाइए, यहाँ रिकॉर्डिंग खत्म ना हो जाए तब तक मैं ऑन रखूंगा। સર લાસ્ટ ટાઈમ નું રેકોર્ડિંગ મોકલાવશો પ્લીઝ? पिछली बार का जो रिकॉर्डिंग था वो કેમ કે आएगा। મારે
इसके अगला લખવાનું वाला પછી આ नहीं मिलेगा। કન્ટિન્યુ હું છે ને કન્ટિન્યુ લખતી હોઉં છું पिछली वाला शुक्रवार का तो आ जाएगा। એટલે મારે લખવાનું આગળનું બાકી છે ગયા વખત